लोहे के अंगूर। छग्गू राम अमरपुर में रहता था और अंगूरों की खेती किया करता था। अमरपुर के अंगूर काफ़ी मशहूर थे और जगह जगह के व्यापारी अमरपुर से अंगूर खरीदने आते थे। छग्गू राम अंगूरों की ऑर्गेनिक खेती किया करता था। उसका मानना था कि जो स्वाद ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए गए अंगूरों में आता है वो बाकी अंगूरों में कहाँ, और इसीलिए उसके अंगूर काफ़ी महंगे बिका करते थे। उसके दो बेटे अगरू और गबरू भी उसके साथ मिलकर खेती किया करते थे। लेकिन अब छग्गूराम बूढ़ा हो चला था, उससे अब खेती बाड़ी का काम नहीं संभाला जाता था। तो उसने एक दिन अपने बेटों से कहा, अरे अगरू गबरू, बेटा मुझसे अब मेहनत नहीं होती है, अब खेती का काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा बेटा। हाँ पिताजी, हम संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, आप फिक्र ना करो। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि बिल्कुल रासायनिक खादों का इस्तेमाल मत करना। अबरू को तो अपने पिता की तरह ऑर्गेनिक खेती अच्छी लगती थी, लेकिन गबरू बहुत ही लालची किस्म का लड़का था। वो चाहता था कि रासायनिक खादें डालकर अधिक से अधिक खेती की उपज की जाए ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। छग्गू राम ने अपने दोनों बेटों को एक बराबर के खेत बांट दिए। आधे हिस्से में तो अबरू अपने पिता की तरह ही ऑर्गेनिक खेती करने लगा, लेकिन गबरू ने अपने हिस्से में रासायनिक खाद डालनी शुरू कर दी और उसने अधिक उपज की लालच में आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खाद डाल दी थी। और जब दोनों की फसल पककर तैयार हुई तो अबरू की फसल काफ़ी कम थी, उधर गबरू की फसल बहुत ही ज़्यादा हुई थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और जब व्यापारी उनके अंगूर खरीदने आए तो अबरू के अंगूर खाकर व्यापारी ने कहा, भाई वाह, मान गए बेटा, तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वही स्वाद वही रस, जल्दी से भाव बोलो और सारे अंगूर हमें बेच दो। तभी वहां आकर गबरू ने कहा, अरे सेठ जी, भाई मेरे भी तो अंगूर देख लो आप। हाँ हाँ, तुम्हारे भी अंगूर खरीदेंगे भाई। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने गबरू की फसल में से अंगूरों का गुच्छा उठाया और स्वाद चखने के लिए मुंह में डाला तो उन्होंने एकदम थूकते हुए कहा, अरे 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 अरे, मेरे दांत टूट गए। ये अंगूर है या लोहे के अंगूर? एकदम सख्त और कड़वा स्वाद है इनका। अरे क्या डाला है तूने इसमें? और जब गबरू ने खुद भी अंगूर चख के देखे तो उसे भी अंगूर बिल्कुल कड़वे और लोहे जैसे सख्त लगे। ये सभी अधिक रासायनिक खाद डालने का कमाल था। और अब किसी भी व्यापारी ने गबरू की फसल नहीं खरीदी और सभी अबरू की फसल खरीदकर चले गए। ये देखकर गबरू ने अपना माथा पीट लिया। तो उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, अब बेटा, मैंने तो तुम दोनों को समझाया था कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत करना और लालच में भी मत पड़ना। अब देखो, उगा दिए ना तुमने लोहे के अंगूर, अब कौन खाएगा लोहे के अंगूर? अब गबरू की समझ में आ चुका था कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। अब उसने भी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी और अब दोनों भाई मेहनत करने लगे और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि वो सभी लोहे के अंगूरों का स्वाद जो चख चुके थे। जादुई बिजली का पेड़। बीजापुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश गांव का सबसे विद्वान इंसान था। वो हमेशा अपने गांव की भलाई के बारे में सोचता रहता था। बीजापुर गांव में बिजली नहीं थी। सुरेश की बड़ी इच्छा थी कि उसके गांव में भी शहरों की तरह बिजली आ जाए और इस कार्य के लिए उसने सभी गांव वालों से एक एप्लीकेशन पर साइन करवाए और वो एप्लीकेशन लेकर बिजली विभाग के ऑफिस में जाता है और वहां जाकर अपने गांव में बिजली की सप्लाई के लिए एप्लीकेशन जमा करा देता है। एप्लीकेशन दिए काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश ने बिजली ऑफिस जाकर ऑफिसर से पूछा, सर, अब तो हमें एप्लीकेशन दिए काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी भी हमारे गांव में बिजली लगाने कोई नहीं आया, ऐसा कब तक चलेगा सर? अरे देखो भाई, ये सरकारी काम है, इनमें समय तो लगता ही है, थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारे छोटे से गांव में भी वैसे बिजली क्या करोगे तुम, लग जाएगी बिजली। ऐसा कहकर सभी ऑफिसर सुरेश को वहां से बाहर निकाल देते हैं। मायूस होकर सुरेश अपने घर वापस आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। दुखी होकर सुरेश अपने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है
सुरेश को दुखी देखकर उसका दोस्त मोहन उसके पास आता है। अरे क्या हुआ सुरेश, इतने उदास क्यों हो भाई? अरे क्या कहूँ मोहन, बस वही आज भी बिजली विभाग गया था, मायूसी ही हाथ लगी। अरे सुरेश चिंता मत करो भाई, हमारा गांव भी एक दिन जरूर चमकेगा। देखना हमारे गांव में भी एक दिन विकास होगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और हमारे गांव में भी बिजली आएगी। और वैसे भी हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, ये गांव का चमत्कारी पुराना बरगद का पेड़ है। चलो हाथ जोड़कर इससे दुआ मांगते हैं कि गांव में जल्द ही बिजली आ जाए। सुरेश और मोहन उस बरगद के पेड़ से हाथ जोड़कर गांव में बिजली आने की दुआ मांगते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से जब भी सुरेश वहां बरगद के पेड़ के पास से निकलता, उस पेड़ से हाथ जोड़कर गांव के विकास के लिए प्रार्थना किया करता था। एक दिन जब सुरेश अंधेरा होने पर शहर से काम से वापस आया तो बरगद के पेड़ को देखकर हैरान रह गया। बरगद का पेड़ चमक रहा था जैसे हजारों वॉट की बिजली की लाइट उस पे लगा दी हो। इतनी चमक देखकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं और हैरानी से उस बरगद के पेड़ को देखने लगते हैं। तभी अचानक पेड़ से आवाज आती है, मेरे प्रिय गांव वालों, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बरगद का पेड़। मुझे ऐसे हैरानी से मत देखो, मैंने कई सालों से तुम्हें देखा है, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और तुम लोग बहुत ही नेक और ईमानदार हो। आज मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए एक बिजली का पेड़ बन गया हूँ। अब तुम सभी लोग मेरी बिजली का इस्तेमाल कर सकते हो और बड़े सुखी सुखी रह सकते हो। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर उस पेड़ का धन्यवाद करते हैं और अपने अपने घरों में उस पेड़ से बिजली के कनेक्शन ले लेते हैं। लेकिन वो लोग बिजली कभी वेस्ट नहीं करते और बड़ी खुशी और सुख संपत्ति से गांव में रहने लगते हैं। सुनहरा बांस और मुर्गी का घर। रघुवीर के घर में बहुत सारी मुर्गियां थीं। वो मुर्गियों को पालता पोसता और उनके अंडों को बाजार में बेचता। उसके घर के पास ही एक बड़ा सा बांस का खेत भी था। मुर्गियां दिन रात वहीं घुमा करती थी। उनमें से एक मुर्गी हमेशा से वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की मगर वो हर बार भागने में असफल रही। कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते। ये रघुवीर आज नहीं तो कल मेरे अंडों के साथ साथ मुझे भी मारकर बेच देगा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, दुनिया घूमनी है, मैं क्या करूँ? मुर्गी नए नए उपाय ढूंढती रहती है। एक दिन बांस के खेत में काम करने वाली सीता ने मुर्गी को रोते हुए सुना और उससे कहा, अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? मुर्गी सीता से कहती है, तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, मैं मुर्गियों की भाषा समझती हूँ। तो क्या तुम भी सभी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेचती हो? सीता मुर्गी से कहती है, मैं तो अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी बहुत प्यारी हो, चलोगी मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम भी मुझे बंदी बना कर रखोगी। मुझे आज़ादी की सांस लेनी है, बाहर घूमना है, मगर रघुवीर के घर रहते रहते ये तो संभव हो नहीं सकता, इसीलिए रो रही हूँ। सीता उससे कहती है, अरे अरे तुम भाग निकलो, ये देख रही हो एक पूरे बांस को मैंने सुनहरे रंग का रंग दिया है। शाम ढलते ही तुम इसके पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी और वहाँ से तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। सच? हाँ हाँ। सीता मुर्गी से वादा करती है कि वो उसे बांस के पास से शाम को उठाकर ले जाएगी। मुर्गी के पास सीता पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। शाम ढलते ही वो चोरी चोरी सुनहरे बांस के पास आकर बैठ जाती है। अभी तक सीता आई नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर इंतजार करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे सीता के आने की आवाज सुनाई देती है। सीता उसे अपनी गोद में लेकर अपने घर पहुँच जाती है और उसे बाकी मुर्गियों से मिलवाती है और कहती है, अब बताओ मेरी मुर्गियाँ कैसी लगी? सब बहुत खुश है ना?
अब तुम चाहो तो बाहर घूम सकती हो और चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। ये तुम्हारी इच्छा है। वादे के मुताबिक सीता उसे अपने घर तो ले आती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मुर्गी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। इसीलिए वो उसे अलविदा कहकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है और बदकिस्मती से एक बड़े से टेम्पो के नीचे आकर मर जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी आजादी बहुत बुरी भी होती है।